हाँ तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट की क्रिया विधि का पहला चरण देखा था, जिसको हम कह रहे थे हृदय स्पंदन। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम सेकंड स्टेप को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हृदय चक्र, यानी कि कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। तो हृदय चक्र क्या होता है? हृदय चक्र हृदय के एक स्पंदन के प्रारंभ होने से अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक जो हृदय में परिवर्तन होते हैं उसे हृदय चक्र कहते हैं। यह 0.8 सेकंड में पूरा होता है। ठीक है, चलिए भाई, हार्ट की मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने हृदय स्पंदन को देखा था। हृदय स्पंदन में आपको क्या बताया था कि हृदय में जो लयबद्ध संकुचन हो रहा है उसी को आप हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक है, और वहां पर हमने चालन तंत्र यानी कि ऐसे नोड के बारे में मुख्य रूप से बात की थी। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि भाई पहले चरण में हमने ये देखा था कि हार्ट धड़कता कैसे है, क्योंकि हार्ट धड़केगा नहीं तो जो ब्लड है वो है आलिंदों से नीलों में और नीलों से बाहर पंप नहीं होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में केवल हमने यही समझा था कि आखिर ये जो हार्ट है वो धड़कता क्यों है या किस प्रकार धड़कता है। अच्छा, सेकंड चरण में हम केवल इतना पढ़ेंगे कि हार्ट के धड़कने से जो ब्लड है वो क्रम से किस प्रकार प्रवाहित होता है पूरे हार्ट में। ठीक है, तो उसी को हम हृदय क्या बोलेंगे? चक्र बोलेंगे। जैसा कि आप परिभाषा में समझो, वो ये कह रहा है कि हृदय के एक स्पंदन के प्रारंभ होने से, मान लीजिए ऐसे नोड ने एक आवेग बनाया, ऐसे नोड ये है, उसने एक आवेग अपने आप में डेवलप किया, तो वह आवेग अब आपको जैसे पता ही है, सबसे पहले ये दोनों आलिंदों में जाएगा, दोनों आलिंदों से ये भी नोड के पास जाएगा, ए बी नोड से बंडल ऑफ हेस, बंडल से पुरकिंज तंतु, और फिर वहां से दोनों नीलों में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां तक इसका क्या है? एक स्पंदन है ना, और इस एक स्पंदन को ही हम क्या बोलते हैं? एक धड़कन कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब वो ये कह रहा है कि हृदय के एक स्पंदन के प्रारंभ होने से, अब मान लीजिए यहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो यहाँ के प्रारंभ होने से इसका एंड कहाँ पे होता है? वेंट्रिकल पे। तो जैसे इसका वेंट्रिकल पे एंड होता है तो सेकंड आवेग इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ मुझे। बनेगा ना दूसरा आवेग, क्योंकि लगभग 72 से 80 आवेग बनते हैं 1 मिनट में इसमें। ठीक है, तो इस आवेग के प्रारंभ होने से सेकंड जो आवेग प्रारंभ हुआ है, इन दोनों आवेगों के बीच में ये कार्य हुआ था, या मैं ये कहूं कि हार्ट में ये परिवर्तन हुआ था। ये जो मैंने इधर लिखा है भाई, जब एक स्पंदन प्रारंभ हुआ था, है ना, तो उसने ये कार्य करते हुए
यहाँ पे अपने समाप्ति की और तब जाके दूसरा आवेग बना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि स्पंदन के प्रारंभ होने से, पहले स्पंदन के प्रारंभ होने से अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक जो हर्ट में परिवर्तन हुए, मतलब हर्ट संकुचित हुआ, आलिंदों से रक्त नीलों में आया, नीलों से फुफ्फुस महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के द्वारा प्रवाहित हुआ, तो जो चेंजमेंट हुआ था हर्ट में उसी को हम क्या बोलते हैं, एक हृदय चक्र बोलते हैं। समझ में आ गई परिभाषा? बहुत ही सिंपल है कि ऐसे नोड में जो फर्स्ट आवेग उत्पन्न हुआ था तो दूसरे आवेग के उत्पन्न होने तक इसने जो हर्ट में कार्य किया था, जो चेंजमेंट किया था, उसको क्या बोलेंगे, हृदय चक्र बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, हृदय चक्र जो होता है वो कितने मिनट में पूरा होता है, टाइम में कितना पूरा होता है, तो 0.8 सेकंड में पूरा होता है। कितने में होता है, 0.8 सेकंड में पूरा होता है। भाई आप 72 मिनट मान के चलते हो, 1 मिनट में कितना मान के चलते हो, 72। ठीक है, तो आप खुद अंदाज लगा लीजिए, 60/72 है ना, तो 5/6 और इसका हम करते हैं तो 0.8 आता है, नहीं आता, 8 से 48, तो लगभग 0.8 सेकंड इसका 1 मिनट में निकल के आता है। मैं ये कहूँ भाई कि 1 मिनट में हृदय स्पंदन था जो 72 बार था, 72 बार, तो सेकंड में जब हम निकालते हैं तो 60 सेकंड होती है 1 मिनट में, तो 60/72 होगा, तो 12 से हम करें तो ये तो मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है, आप कर सकते हैं, जानते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ 0.8 सेकंड में कैसे आता है। भाई एक आवेग जो परिवर्तन कराएगा हार्ट में वही तो हमारा हृदय चक्र था, नहीं था क्या? तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मान लीजिए 72 आवेग हमारे हार्ट में उत्पन्न हुए 1 मिनट में, 72, क्योंकि हम पेस मेकर के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो लगभग जो एक चक्र है वो कितने टाइम में आ जाएगा, 0.8 सेकंड में आएगा। क्लियर है बात? तो एक चक्र कितने टाइम में पूरा होता है, 0.8 सेकंड में पूरा होता है। तो ये बात समझ में आ गई परिभाषा? ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अब कि भाई अब आप जरा ध्यान से समझना इनको। हृदय चक्र की अगर हम बात करें तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्था, सबसे पहली आलिंदों का संकुचन, आलिंदों का शिथिलन। सेकंड है आलिंदों का संकुचन। थर्ड है निलियों का संकुचन और 4 है निलियों का शिथिलन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आलिंदों का शिथिलन, आलिंदों का संकुचन, ठीक है, निलियों का संकुचन और निलियों का शिथिलन। बात को जरा आप ध्यान समझो। आपके हार्ट में 4 ही तो चैम्बर थे, है ना, जिसमें हमने 2 आलिंद और 2 निले पढ़े थे, है ना। तो अच्छा, जब भी हम हृदय चक्र की बात करेंगे तो हमेशा इसके 2 स्टेप होते हैं। एक जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं संकुचन, जिसको हम सिस्टोल कह सकते हैं मेडिकल भाषा में, सिस्टोल। और एक होता है शिथिलन, जिसको हम डायस्टोल कहते हैं, या डायसिस्टोल या डायस्टोल। ठीक है, संकुचन को हम सिस्टोल बोलते हैं और शिथिलन को डायस्टोल बोलते हैं। भाई जो हृदय चक्र है तो उस हृदय चक्र में 2 ही चरण होते हैं। एक तो
संकुचन होगा और एक शीतलन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस 4 चरणों में कि भाई आपके पास जो आलिंद है पहले उनका शीतलन होता है और फिर उनका क्या होता है, संकुचन होता है। इसी प्रकार जो निलय होते हैं उनका एक बार संकुचन होगा और एक बार क्या होगा, शीतलन होगा। तो 2 ही स्टेप है ना, शीतलन और संकुचन। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा बेसिक यहां पे समझिए। हृदय चक्र, तो हृदय चक्र में सिंपल सी बात है कि ऐसे नोड ने जो आवेग उत्पन्न किया था वह आवेग हमारे हार्ट में प्रवाहित होकर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिससे जो ब्लड है वो पंप होता है ना। अच्छा, तो हृदय चक्र के 4 हमने स्टेप माने, 4 प्रावस्थाएं अवस्थाएं मानी है। पहली जो प्रावस्था होती है वह आलिंदों का शीतलन है ना। यहां पे मैं एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम बनाऊं, एक रफली डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं आपको समझाने के लिए केवल। देखो, यह भी एक हार्ट मान लेते हैं, इसके हम 4 चैम्बर है। ठीक है, देखो ये आपको हार्ट दिखाई दे रहा है, एक बहुत वैसी रफली डायग्राम मैंने आपको बनाया है समझाने के लिए केवल। ठीक है, हाँ जरा ध्यान से आप समझना। ये हमारे 2 आलिंद हैं और ये 2 हमारे निलय हैं। ठीक है, यहां पे ये हमारे कपाट है, आलिंद दायां आलिंद और दाएं निलय के मध्य हमारा त्रिबलन कपाट है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य हमारा द्विबलन कपाट है। ठीक है, और यहां पे भी हमारे ये कपाट है जिनको हम क्या कह रहे थे, अर्धचंद्राकार कपाट कह रहे थे। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्योंकि ये जो है वो महाधमनी है, क्या है ये, महाधमनी, और ये कौन है, फुफ्फुस धमनी। ये कौन है, फुफ्फुस शिरा, और ये क्या है, महाशिरा। ठीक है, चलिए अब आप जरा ध्यान समझना कि जब किसी भी चीज का शीतलन होता है, रिलैक्स पोजीशन होती है, तो आप उसमें कोई भी चीज भर सकते हो। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास कोई भी रिलैक्स स्थिति में वस्तु है तो आप उसमें कोई चीज आसानी से भर सकते हो, है ना। लेकिन जैसे ही आप उसको संकुचित करते हो, उसमें कोई प्रेशर डालते हो, तो उस वस्तु के अंदर से जो पदार्थ आपने भरा है वो बाहर निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, तो आप उसको संकुचित अवस्था कह सकते हैं। और रिलैक्स पोजीशन का क्या मतलब रहेगा, जब आप उसमें कोई भी चीज भर सकते हो। ये बहुत नॉर्मल सा सिस्टम है। ठीक है, अच्छा क्रिया विधि को समझने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में इनका संबंध आपको बताया था कि भाई हार्ट के किस भाग का किससे संबंध होता है, ये हमको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और किसका क्या कार्य होता है। अभी आप यहां समझेंगे ना। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा चरण है वो क्या है, आलिंदों का शीतलन है, आलिंदों का शीतलन। तो मैं यहीं पे इसकी थ्योरी लिखूंगा और फिर आपको उसी पॉइंट को डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है कि जब दोनों आलिंद शिथिल होते हैं, तो यहां पे मैं रफ कर दूं इसको है, अब तो बाल लिख लेंगे ना। जब
दोनों आलिंद शिथिल होते हैं तो फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में तथा अग्र व पश्चिम महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में भर दिया जाता है। ठीक है, रुधिर के दाब बढ़ने से द्विवलन व त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं और 75% रुधिर निष्क्रिय प्रवाह द्वारा नीलियों में चला जाता है। इसमें 0.7 सेकंड का समय लगता है। देखो, आप बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए भाई, आपका जो हार्ट है, सबसे पहले आप उसमें ब्लड ही तो भरेंगे। आप मुझे बताओ, जब हम हार्ट की क्रिया विधि करेंगे तो सबसे पहले हमारे हार्ट में ब्लड होना चाहिए, रक्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो इस प्रावस्था चलेगी, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई चीज रिलैक्स पोजीशन होती है तब ही आप उसमें कोई चीज भर सकते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन होती है तो वहां से वह पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, तो अभी आपके जो सबसे ऊपर चैम्बर होते हैं वो क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। दो आलिंद थे, दायां आलिंद और बायां आलिंद। तो दायां आलिंद और जो बायां आलिंद है, इन दोनों का किसी संरचना से संबंध होता है कि नहीं होता? अब आपको बात समझ में आ रही है कि हमें संबंध याद करने क्यों जरूरी थे? ठीक है, क्योंकि जब तक हमको संबंध नहीं पता होगा, हमारी क्रिया विधि भी गलत हो सकती है। संरचना तो होगी और क्रिया विधि भी हमारी गलत हो सकती है अगर हमें इन आलिंद और निलयों का संबंध का ज्ञान नहीं है। और जब हमको संबंध और इनका जो संबंध याद है तो हम आराम से इन पॉइंटों को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा था कि भाई, जब दोनों आलिंद शिथिल होते हैं, रिलैक्स पोजीशन में है अभी ये दोनों आलिंद, तो हुआ क्या? ये हमारा बायां आलिंद है और ये हमारा दायां आलिंद है, तो हमें संबंध याद होना चाहिए। दाम एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मतलब आलिंद है तो हमेशा शिरा से ही जुड़ेगा। दो ही शब्द थे हमारे पास, फुफ्फुस और महा, और दाम शब्द से हमें पता चल गया कि दायां आलिंद किससे जुड़ा हुआ है? महाशिरा से। तो बायां आलिंद किससे जुड़ जाएगा? फुफ्फुसीय शिरा से। फुफ्फुसीय शिरा हमेशा शुद्ध रुधिर लाती है। मैं आपसे यूं कहूंगा, आप ऐसा याद रखिए कि हमेशा जो शुद्ध रुधिर है वो कौन लेके आती है? इसमें फुफ्फुसीय शिरा लाती है। अब यहां पर एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में एक शिरा है जिसको हम फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं। हालांकि जो शिरा होती है वो अशुद्ध रुधिर का फ्लो करती है पूरी बॉडी में, है ना?
लेकिन जो फुफ्फुसीय सिरा होती है वो एकमात्र, अच्छा मैं एकमात्र आपको इसलिए नहीं कह सकता, हाँ आपको तो एकमात्र ही पढ़नी पड़ेगी। हालांकि जो वेजाइना होती है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में, योनि जो होती है वहां भी एक जो सिरा होती है वेजाइनल वेन, वह भी शुद्ध रुधिर का फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो यही इतना पढ़ो जो आपके लिए कि फुफ्फुसीय सिरा एक ऐसी सिरा है जो शुद्ध रुधिर को लेकर आती है, जबकि जितनी भी सिराएं होती हैं वो हमेशा अशुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं। अशुद्ध को, सिराओं का काम होता है अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों के पास ले जाने का, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा एकमात्र ऐसी अपवाद स्वरूप होती है जो फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर को कहां लेके आती है, ये हमारे लंग से, और ये शुद्ध रुधिर को कहां लेके आएगी, बाएं आलिंद में। अब आप मुझे बताओ, आपको संबंध याद होना जरूरी है कि नहीं, ठीक है। ये हमारे लंग्स हैं, ये रुधिर शुद्ध कब हुआ, जब आपने श्वसन प्रक्रिया की थी तो ऑक्सीजन आई थी, और उस ऑक्सीजन से ये रक्त कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। दो लंग्स होते हैं हमारे, एक यहाँ एक यहाँ। मैंने आपको श्वसन तंत्र के चित्र में बताया था कि जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, वह हमारे दोनों लंग्सों के बीच में होता है। तो एक लंग्स यहाँ है और एक लंग्स यहाँ है। इन दोनों लंग्सों से हमारी फुफ्फुसी सिरा चल के आई और उसने शुद्ध रुधिर को कहाँ डाल दिया, बाएं आलिंद में डाल दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब मैं पॉइंट लिख रहा हूं जैसे यहाँ पे कि जब दोनों आलिंद शिथिल होते हैं तो फुफ्फुसीय सिरा द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में, और अग्र और पश्च महासिरा, मैंने आपको डायग्राम बनाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई मैं तो यहां पर डायग्राम में एक ही बना रहा हूं महासिरा, जबकि ये दो होती हैं। दो मतलब एक तो ऊपर होती है और एक नीचे होती है। इसको हम ऊर्ध्व महासिरा यानी कि अग्र महासिरा कहते हैं, और इसको हम पश्च महासिरा कहते हैं, ठीक है। तो पूरी बॉडी से, मतलब ऊपर के पार्ट से ऊर्ध्व महासिरा और निचले पार्ट से पश्च महासिरा, ये अशुद्ध रुधिर को, कैसे रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को शरीर से एकत्रित कर कहां डाल देती है, दाएं आलिंद में डाल देती है। कहां डाल देती है, दाएं आलिंद में। ये O2 CO2 मैंने क्यों लिखा है, O2 का मतलब यहां पर शुद्ध रुधिर है और CO2 का मतलब यहां पर अशुद्ध रुधिर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आपके दोनों आलिंद शिथिल पोजीशन में थे तो दोनों आलिंदों में रक्त भर दिया या नहीं भरा, भर गया ना रक्त दोनों आलिंदों में। क्या मैं ये कहूं कि पहली प्रावस्था में आपने हार्ट में ब्लड को भर दिया है, फिलअप कर दिया है। अब वो कैसे भरा था, किस संरचना से भरा था, उसको हम एक बार देखते कि हमारा जो पहला चरण है वो आलिंदों का शिथिलन है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज शिथिल होती है तो ही आप उसमें रक्त भर सकते हैं, है ना भाई। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई सर्वप्रथम फुफ्फुसीय सिरा शुद्ध रुधिर को कहां, बाएं आलिंद में, और अग्र और पश्च महासिरा अशुद्ध रुधिर को कहां डाल देती हैं, दाएं आलिंद में डाल देती हैं। समझ में आ गई बात यहां तक। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, अच्छा ये त्रिबलन का पार्ट और ये द्विबलन का पार्ट है, बताओ आपको याद है कि नहीं। 32 से 32 मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, इधर 3 आएगा तो त्रिबलन का पार्ट, इधर द्विबलन का पार्ट। अब एक बात आप जरा ध्यान समझो, जब आपके आलिंदों में रुधिर बढ़ता जाएगा तो ये तो भाई कपाट ही है, कपाट मतलब एक प्रकार के दरवाजे, है ना। तो जब यहां पर रक्त बढ़ता जाएगा तो इन कपाटों पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। तो उस प्रेशर पड़ने से क्या हुआ कि द्विबलन और त्रिबलन कपाट खुल जाते हैं, और जब ये खुल जाते हैं
तो लगभग 70 मतलब 100% रुधिर में से जो हमारे आलिंदों में प्रेजेंट था उसमें से 75% ब्लड निष्क्रिय प्रवाह द्वारा, मैं ये कहूं कि बिना फोर्स के द्वारा, बिना ऊर्जा बिना फोर्स के द्वारा जो 75% रुधिर था वो कहां भर दिया गया? नलियों में। कहां भर दिया गया? नलियों में। ये जो शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में था वह द्विवलन कपाट के खुलने से बाएं निलय में आ गया। अशुद्ध रुधिर जो दाएं आलिंद में था त्रिवलन कपाट के खुलने से कहां गया? दाएं निलय में। ये जो ब्लड आया है ना वो अपने आप ही आया है, जिसमें हमने कुछ नहीं किया है या हार्ट ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अभी आपको पता है कि यहां पर भी कितना ब्लड बचा हुआ है? 25%। कहां पर? आलिंदों में। समझ में आ गई बात? और वो 25 कब आ सकता है? जब आप आलिंदों को क्या करेंगे? संकुचित करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पूरे ब्लड को यहां लेके आना है ना नलियों में। पहले बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दोबारा देखिए, सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक था? आलिंदों का शिथिलन। अब आपके दिमाग में बात घूम जानी चाहिए कि यार जैसे ही आलिंद शिथिल होंगे तो उनमें रक्त भरा जाएगा। अब रक्त भरा जाएगा तो आपको संबंध भी पता था कि कौन से आलिंद का किससे संबंध होता है और वो उसके लिए क्या करती है। बस जब आपको इतना याद हो जाएगा तो आप अपने आप थ्योरी बना सकते हैं। जैसे कि जब दोनों आलिंद शिथिल होते हैं तो फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में। अब हमको पता होना चाहिए ना कि फुफ्फुसीय शिरा का संबंध कौन से आलिंद से है ना, तो यहाँ पर काम आएगा ना वो बात। हाँ, और अग्र और पश्च महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर कहाँ डाल दिया जाता है? दाएं आलिंद में भर दिया जाता है। नेक्स्ट, रुधिर के दाब बढ़ने से द्विवलन और त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं और 75% जो रुधिर है वो निष्क्रिय प्रवाह द्वारा कहाँ आ जाता है? नलियों में आ जाता है। समझ में आ गई बात? और इसमें कितना समय लगता है? 0.7 सेकंड का समय लगता है। मैं ये कहूं कि टोटली 0.7 सेकंड में जो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर है वह हमारे आलिंदों में भर दिया जाता है। तो ये पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आलिंदों का शिथिलन। ये हृदय चक्र की पहली अवस्था है, आलिंदों का शिथिलन। अब नेक्स्ट हम पढ़ें कि जब दोनों आलिंद, बात समझिए, जब दोनों आलिंद शिथिल थे तो उनमें रक्त को भर दिया गया। अब आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ ब्लड है आलिंदों में उसको पूरे को पंपिंग करना है। और पंपिंग कब होती है? जब आप उसको संकुचित करें। तो आपको क्या संकुचित करना पड़ेगा? आलिंद। तो हमारी सेकंड फेज क्या चलेगी? आलिंदों का संकुचन। अब आलिंदों के संकुचन आप देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब दोनों आलिंद संकुचित होते हैं तो बचा हुआ 25% रुधिर नलियों में चला जाता है। इसमें 0.1 सेकंड का समय लगता है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि पहले आपने आलिंदों का क्या किया था? शिथिलन किया था तो उसमें रक्त भर गया। अब जो 75% रुधिर था वो तो निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा नलियों में आ गया, लेकिन जो बचा हुआ 25% है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आलिंदों का संकुचन। अब पॉइंट पर जरा ध्यान देना कि आलिंदों का संकुचन कब होता है? जब यहां जो ऐसे नोड था उसके पास आवेग उत्पन्न हो।
भाई यहाँ पे जो ऐसे नोड था उसमें अब आवेग उत्पन्न हो गया और ऐसे नोड ने उस आवेग को दोनों दीवारों में भेज दिया होगा, तो आलिंदों का क्या होगा फिर संकुचन। समझ में आ गई बात। रिलेट है हृदय स्पंदन और हृदय चक्र। तो जैसे ही आलिंदों का संकुचन हुआ तो ये जो हमारे द्विबलन त्रिबल कपाट वो तो ऑलरेडी खुले हुए थे, तो प्रेशर की वजह से अब जैसे ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बचा हुआ 25% जो ब्लड है, बचा हुआ 25% जो ब्लड है वो कहां आ जाएगा, नीलियों में। कहां आ जाएगा, नीलियों में। समझ में आ गई बात। तो इसमें कितना समय लगता है, मात्र 0.1 सेकेंड का, मतलब 0.1 सेकेंड के अंदर दोनों आलिंद से जो हृदय है वो कहां आ जाता है, नीलियों में आ जाता है। तो सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में जो बात करेंगे, अब ये तो भाई आलिंदों के दोनों चरण हो गए, संकुचन भी और शिथिलन भी। अब जो बात आएगी वो किसकी आएगी, निलय की। किसकी आएगी, निलय। अब एक बात समझना, अब इस समय क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था कि ऐसे नोड ने जो आवेग दोनों आलिंदों में प्रवाहित किया था उससे तो दोनों आलिंद संकुचित हो गए, जिससे पूरा ब्लड कहां आ गया, नीलों में आ गया। अब सोचना कहां पहुंची होगी, एबी नोड के पास, और एबी नोड से कहां, हिजमंडल और पुरकिंजे तंतु, और पुरकिंजे तंतुओं का संबंध नीलियों की दीवारों से होता है। तो अब नीलियों का क्या होने वाला है, संकुचन। क्या होने वाला है, और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पार्ट का संकुचन होता है तो समझ लेना उसमें से या उसके अंदर स्थित जो पदार्थ है वो बाहर निकलता है, और जब कोई शिथिल होता है तो उसके अंदर आता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो नीलियों का संकुचन क्या लिखना है कि जब दोनों निलय संकुचित होते हैं तो द्विबलन व त्रिबलन कपाट बंद हो जाते हैं, वे अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, जिससे शुद्ध रुधिर बाह्य निलय से महाधमनी द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है और अशुद्ध रुधिर दाईं निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। इसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है। तो ये जो बात है वो किसकी है, नीलियों के संकुचन की। आपको फिर एक बार यहां पे जुड़ना है। देखो आप खुद समझने की कोशिश किया करो कि भाई
सबसे पहले जब आलिंद शिथिल थे तो उनमें रक्त भरा गया था। अब किसका किससे संबंध होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लिख सकते हैं। फिर हमने आलिंदों का संकुचन किया था, तो आलिंदों के संकुचन से क्या हुआ कि जो रक्त आलिंदों में था वो 100% कहां भर गया, निलयों में। अब निलयों में जब रक्त भर गया तो निलयों का क्या होना जरूरी है, संकुचन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, संकुचन। अब आप खुद सोचो कि ये जो है हमारा कौन सा पार्ट है, बायां निलय, ये कौन सा पार्ट है, दायां निलय। बाएं निलय में किस प्रकार का रक्त था, शुद्ध रुधिर, क्योंकि शुद्ध रुधिर कहां आया था, बाएं आलिंद में फुफ्फुसीसरा के द्वारा। ये कौन सा रक्त है, अशुद्ध रुधिर, है कि नहीं। अब इनका फिर संबंध आपको जरूरी है। संबंध में क्या था कि बाएं निलय का संबंध किससे था, महाधमनी से, और दाएं निलय का संबंध किससे था, फुफ्फुस धमनी से। तो इन संबंधों से हम बता देंगे। और इन संबंधों में यहां कौन से कपाट पाए गए थे, अर्ध चंद्राकार कपाट, है ना, ये देते ना। अब थोड़ी पढ़ के आप देखो कि जब दोनों निलय संकुचित होते हैं, जब दोनों निलय संकुचित होते हैं तो द्विबलन और त्रिबलन कपाट बंद हो जाते हैं। अब यहां फोकस करना पॉइंट पे, देखो ये मैंने कपाट जो पट बनाए हैं अंतरालिंदों को, जब ब्लड आलिंदों से निलयों में था तो ये कपाट बताओ इस प्रकार ही तो खुलेंगे, नीचे की तरफ नहीं खुलेंगे भाई। ब्लड आलिंदों से कहां आ रहा था, ये मान लेते हैं आलिंद है, और ये नीचे वाला क्या है, निलय। ये हमारा त्रिबलन कपाट, ये हमारा द्विबलन कपाट। तो जो ब्लड था वो ऊपर से नीचे आया था, तो ये कपाटों के जो खुलने की पोजीशन थी तो वो इस प्रकार थी, नीचे की तरफ, है ना। जब रुधिर पूरे निलयों में भर गया तो भर जाएगा, तो इसमें जैसे ही निलयों में प्रेशर लगेगा, और अगर ये त्रिबलन और द्विबलन कपाट खुले ही रहे तो आप मुझे बताइए ये जो ब्लड है वो बैक फ्लो होगा कि नहीं होगा, आलिंदों में जा सकता है ना, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही निलय संकुचित होना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले ये जो कपाट है वो क्या हो जाते हैं, अब बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंद। बताओ बंद होना इनका आवश्यक है कि नहीं, है ना। अब पॉइंट नोट करना कि जब निलय संकुचित हो रहे हैं तो कौन से कपाट बंद हो रहे हैं, द्विबलन और त्रिबलन। इतना याद रखो। अभी इससे मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा आगे जब आपके काम आएगा। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ही निलय संकुचित होना प्रारंभ करते हैं तो द्विबलन और त्रिबलन कपाट बंद हो जाते हैं, व अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। अब मुझे बताइए भाई, आपको ब्लड यहां से निकालना है निलयों से, तो निलयों से जिनका संबंध था उनके बीच में भी अर्धचंद्राकार कपाट थे, तो वो कपाट यहाँ पर खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, तभी तो ब्लड बाहर पास आउट होगा, है ना। समझ में आ गई बात। तो वो क्या कहता है कि जब दोनों निलय संकुचित होते हैं तो द्विबलन और त्रिबलन कपाट बंद हो जाते हैं, व अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, जिससे, अब पॉइंट की बात समझो, जिससे शुद्ध रुधिर, अब भाई शुद्ध रुधिर कहां था, बाएं आलिंद में, तो बाएं आलिंद से कहां आया था, बाएं निलय में आया था ना। तो आप यहां लिखेंगे जिससे शुद्ध रुधिर बाएं निलय से। अब इसका संबंध देखो कि बाएं निलय का संबंध किससे, तो इसका संबंध था महाधमनी से, तो हम बोलेंगे कि जिससे बाएं निलय से महाधमनी द्वारा शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, और दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर, अब दाएं निलय का संबंध किससे है, फुफ्फुस धमनी से,
अब ये रुधिर कैसा है? अशुद्ध। आपको इसको शुद्ध करवाना है, नहीं करवाना? शुद्ध करवाना है ना। तो अशुद्ध रुधिर जो दाएं निलय में था वह फुफ्फुस धमनी के माध्यम से हमारे फेफड़ों में भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? शुद्ध करने के लिए। तो ये हमारी कौन सी प्रावस्था हो गई? निलयों का संकुचन। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया कि निलयों का संकुचन क्या है? एक बार फिर समझो, बहुत ही सिंपल है कि भाई जब दोनों निलय संकुचित होते हैं तो त्रिवलन और द्विवलन कपाट बंद हो जाते हैं और कौन से खुल जाते हैं? अर्धचंद्राकार। एक पॉइंट तो ये लिखेंगे। फिर आप बताओ कि बाएं निलय से शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर को और दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। देखो कितनी सिंपल सी बात है। ठीक है, टाइम कितना लगा इसमें? 0.3 सेकेंड। हमारे पूरे हृदय चक्र में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? निलयों का संकुचन बिल्कुल क्लियर चित्र डायग्राम के साथ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब जो हमारी लास्ट फेज है, लास्ट फेज है वो क्या है? निलयों का शिथिलन। ठीक है, निलयों का शिथिलन। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब एक बात आप जरा नोट करना कि हमने निलयों के शिथिलन को लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि जब भी कोई चीज शिथिल होती है तो आप उसमें रक्त भर सकते हो, ये बताया था मैंने, है ना। तो अब जब निलय शिथिल होंगे तो आप इतना समझ लेना कि शिथिल होने से पहले निलयों के आपके आलिंद में शिथिल हो गए होंगे और आलिंदों का संकुचन भी हो गया होगा और आपका दूसरा हृदय चक्र स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई अभी? देखो, ये आपके दोनों आलिंद खाली है ना, निलयों में रक्त भरा हुआ है। अब निलय जब संकुचित होंगे, ये ब्लड को पंप करेंगे, तो इतने समय में क्या होता है कि हमारे आलिंदों का शिथिलन भी हो जाता है, इनमें रक्त आ जाता है। यहां से रक्त चला गया संकुचन के माध्यम से, तो आलिंदों का शिथिलन हुआ, आलिंदों संकुचन हुआ, और जब हम निलयों का शिथिलन पढ़ेंगे तब ही तो इसमें रक्त आएगा। तो हमारा ये कह सकते हैं हम दूसरा हृदय चक्र प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने लास्ट में क्या रखा है? निलयों का शिथिलन। तो निलयों का शिथिलन में आपको क्या लिखना है कि जब दोनों निलय शिथिल होते हैं तो द्विवलन व त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं और अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे आलिंदों से रुधिर इनमें भर दिया जाता है। इसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है। तो हृदय चक्र में जो हमारा लास्ट प्रावस्था होती है वो होती है निलयों का शिथिलन। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि भाई जब दोनों निलय शिथिल होते हैं, अब आपकी निलय शिथिल पोजीशन में तो रक्त किस में भरा जाएगा? निलयों में। अच्छा, निलयों में रक्त भरा कब जाएगा? भाई आपके जो यहाँ पर कपाट है त्रिवलन और द्विवलन, ये भी बंद थे, तो इनका ओपन होना जरूरी है कि नहीं? तभी तो रक्त यहाँ आएगा निलयों में, है ना। तो हम लिख देंगे कि जब दोनों निलय शिथिल होते हैं
तो द्विबलन और त्रिबलन कपाट तो खुल जाते हैं और अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। अब यहां पे आप जरा ध्यान देना, मान लीजिए ये हमारी महाधमनी थी और ये हमारी फुफ्फुस धमनी थी, ये वाली। तो यहां पे भी कपाट थे और यहां भी कपाट है, इनको हम अर्धचंद्राकार कपाट कह रहे हैं। तो जो ब्लड था वो नीलों से इस प्रकार आया था, तो जो हमारे कपाट थे वो इस पोजीशन में खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? खुलेंगे ना। अब जब ब्लड का प्रेशर था तो ब्लड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही यहां पर प्रेशर कम होगा इन महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के बीच, तो जो कुछ ब्लड है वो ऊपर से वापस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ऊपर से जब वापस आएगा तो जो हमारे ये कपाट हैं अर्धचंद्राकार, वो बताओ बंद होंगे कि नहीं होंगे? इन पे से प्रेशर पड़ेगा तो ये वापस बंद होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो ये भी, इससे भी एक शब्द बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, वो आपको आगे समझाऊंगा अभी जस्ट इसके बाद। तो यहां पे आप पॉइंट नोट करो कि जब दोनों निलय शिथिल होते हैं तो द्विबलन और त्रिबलन कपाट खुल जाते हैं और अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे आलिंदों से रुधिर कहाँ डाल दिया जाता है? नीलियों में भर दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, अच्छा जब नीलों में रक्त भर दिया तो अब नीलों का क्या होगा? संकोचन होगा, तो फिर वापस ब्लड जाएगा। तो यही प्रक्रिया हमारी हार्ट के अंदर चलती रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक हृदय चक्र बोलते हैं। तो ये जो हमने 4 स्टेप पढ़े हैं इसको हम टोटली एक हृदय चक्र बोलते हैं। और ये चारों घटनाएं कब होती हैं? जब ऐसे नोड के पास एक सूचना डेवलप हो, एक आवेग, और जब दूसरा आवेग उत्पन्न होगा तब दूसरी प्रक्रम चलेगा, इसी प्रकार, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हृदय चक्र बोलते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, अच्छा पता चल गया हृदय चक्र क्या होता है ना। तो हृदय चक्र समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एक हार्ट साइकिल के 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे ना। सबसे पहले आलिंद आपके क्या होंगे? शिथिल होंगे, फिर आलिंद संकुचित होंगे, फिर निलय संकुचित होंगे, फिर आलिंद संकुचित होंगे ना। वो सॉरी, निलय शिथिल होंगे ना। समझ में आ गई बात, है ना। चलिए अब यहां जो मैंने एक चक्र में आपको 0.8 सेकंड बताया था उसका हम काउंटिंग करते हैं। देखिए आलिंदों का जब शिथिलन था तो उसमें 0.7 सेकंड का समय था, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग की पोजीशन थी। अब जब निलय आलिंद संकुचित हुए तो उसमें कितना समय लगा था? 0.1 सेकंड लगा था। फिर हमारे निलय संकुचित हुए तो उसमें 0.3 सेकंड समय लगा, और जब निलय शिथिल होते हैं तो उसमें 0.5 सेकंड समय लगते हैं। तो ये टोटल है वो हमारा लगभग 0.9 आता है। ठीक है, और हमारा काउंटिंग करने पे जो हमारा वो था तो लगभग 0.83 आता था भाई। ये तो था 5/6, तो 8 6 48 और 2 20 तो 6 18, तो लगभग 0.83, यानी मैं ये कहूँ 0.8 या 0.9। तो इस प्रकार हमारा जो है वो एक हृदय चक्र में टाइम लगता है। बिल्कुल समीप है, तो 0.9 या 0.83 सेम ही मानते हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आई, है ना। चलिए अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो बताने जा रहा हूं हृदय ध्वनि, हार्ट साउंड। हृदय ध्वनि, हार्ट साउंड क्या होती है? हृदय ध्वनि। ठीक है,
चलो वैसे मैं आपको बताऊं कि हार्ट साउंड और उसको हम अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मैं अभी आपको जब इसको समझाऊंगा तो लगभग बहुत टाइम लगेगा इसमें। हाँ, मतलब आपकी क्लास लगभग 1.5 घंटे की हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना? तो क्योंकि इसके लिए मैं आपको इसमें ब्लड प्रेशर भी समझाना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट साउंड और डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रक्त परिसंचरण, है ना? तो उसको हम अगले ही लेक्चर में समझेंगे। नहीं आ रही बात समझ में, है ना? क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो ज्यादा लॉन्ग क्लास हो जाएगी, है? फिलहाल 5 मिनट में मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूं। किसको? है हृदय चक्र को। बात समझिए। देखो, हृदय के एक स्पंदन के प्रारंभ से दूसरे स्पंदन तक जो हृदय में चेंजमेंट हुआ था उसको आप क्या कहते थे? हृदय चक्र कहते थे। कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। 4 प्रावस्थाएं थी इसकी। सबसे पहले आलिंदों का क्या था? शीतलन था। सेकंड में आलिंदों का क्या था? संकुचन था। थर्ड में नीलों का क्या था? संकुचन। फोर्थ में नीलों का क्या था? शीतलन। ठीक है। आलिंदों के शीतलन, अब जैसे मैंने आपको बता दिया है कि शीतल है तो कोई ना कोई चीज उसमें भरेगी, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जब दोनों आलिंद शीतल होते हैं तो फुफ्फुसीय स्राव द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में और अग्र और पश्च महास्राव द्वारा अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है ना? जिससे रुधिर दाब बढ़ने से द्विबलन त्रिबलन कपाट खुल जाते थे और 75% रुधिर था वो निष्क्रिय प्रवाह द्वारा कहाँ चला जाता था? नीलों में चला जाता था ना? ऐसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आलिंदों के संकोचन की। तो आप क्या लिखेंगे कि जब दोनों आलिंद संकोचित होते हैं तो जो बचा हुआ 25% ब्लड था आलिंदों में वो भी कहां भर दिया जाता है? नीलों में। उसमें टाइम कितना लगता था? 0.1 सेकंड। फिर हम बात करेंगे किसकी? नीलों के संकोचन की। आप इसमें लिखेंगे कि जब दोनों निलय संकुचित होते हैं तो त्रिबलन और द्विबलन कपाट तो बंद हो जाते हैं और अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, जिससे बाएं निलय से, क्योंकि इधर शुद्ध रुधिर आता था और दाएं भाग में अशुद्ध आता था, तो बाएं निलय से शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा पूरी बॉडी में और दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारी किसकी बात थी? नीलों के संकोचन की। नीलों के शीतलन में क्या करेंगे कि जब दोनों निलय शिथिल होते हैं तो अर्धचंद्राकार कपाट तो बंद हो जाते हैं और द्विबलन और त्रिबलन खुल जाते हैं। इसमें जो टाइम था नीलों के संकोचन को 0.3 सेकंड था। नीलों के शीतलन में वही बात है कि भाई द्विबलन त्रिबलन खुलेंगे, जबकि इसमें द्विबलन त्रिबलन बंद होते हैं। और कौन से कपाट खोलते थे इसमें? अर्धचंद्राकार। और इसमें जस्ट अपोजिट कर देंगे ना कि द्विबलन त्रिबलन तो खुलते हैं और अर्धचंद्राकार बंद होते हैं, जिससे जो रुधिर है वो आलिंदों से कहां डाल दिया जाएगा? नीलों के शीतलन में, जिसमें कितना टाइम? 0.5 सेकंड। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा बहुत ही मुख्य क्वेश्चन था, हार्ट की क्रियाविधि, जो कि कंप्लीट है। तो हार्ट की क्रियाविधि में आपको 2 चरण, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र, मैं समझता हूं आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो कल जो हम अगले क्लास में बात करेंगे तो वो अपने हार्ट साइकिल के हार्ट साउंड के बारे में, दोहरा रक्त परिसंचरण के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे और कल ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।